अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मतुल मुबारक 28 शव्वालुल मुकर्रम 1444 हिजरी मई की 19 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक एंड इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची, ह्यूमिड एज वेल। और या व्हाट टू डू, 7:15 हो चुके हैं। हमें बढ़ना है अभी एक छोटे से ब्रेक की जाने, लेकिन उस पे जाने से पहले बताते चलें कि अगर आपको प्रोग्राम में करना है पार्टिसिपेट तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और मिलते हैं आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर। सुबह के 7:17 हो चुके हैं और या गुड मॉर्निंग, वेलकम। जिन्होंने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, आई हैव एक्चुअली नॉट बीन एबल टू लॉग इनटू माय ट्विटर अकाउंट येट बिकॉज जब से इनकी वेरीफाइड सर्विस को सब्सक्राइब किया है, एक्चुअली दिस हैपेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट मेरे पास जो उसका कोड है वो अभी तक, लॉग इन कोड जो है वो अभी तक नहीं आया है। Why is that? I don't know. This service should not be lagging, but there's a possibility that हो सकता है ट्विटर के एंड का मसला ना हो, मसला हमारे एंड का हो। बिकॉज भाई देखो, एक बात तो सिंपल है, पाकिस्तान की टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज पे मेरा एतमाद तो अब मुतसलसल हो चुका है। मैं इसके लिए टेलकोज को ब्लेम नहीं करता, लेकिन पिछले 10-12 दिन में हमारी हुकूमत ने जो टेलको के सिलसिले में दमा चौकड़ी मचाई हुई है वो जो है उसकी वजह हो सकती है। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉग इन करते हैं और उस पे कुछ ना कुछ ढूंढ के निकालते हैं कि क्या किया जाए। एंड या ठीक है जी, हैश सनराइज विद अदील। ओके, कहाँ है जी पहला मैसेज आज का? पहला मैसेज अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, मेरा मुशाहिदा है कि जिस्मानी माजूर अफराद के नॉर्मल आज़ा आम अफराद के एक आज़ा से मुतहरिक और कारामद होते हैं। एक जगह पढ़ा कि माजूर अफराद के नाकारा आज़ा की तवानाई भी दीगर कारामद आज़ा को मुंतकिल होने की वजह से ऐसा होता है। देखिए, देयर इज नो साइंस बिहाइंड इट, बट ये चीज़ ज़रूर होती है कि जैसे कि फ़र्ज करें कि अगर आप कुछ जैसे इंसान की जो हिस्से होती हैं, जो सेंसेस जिन्हें आप कहते हैं, हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं उसमें से कोई एक मिसिंग हो, खासतौर से जैसे कहते हैं ना कि जो नाबीना अफराद होते हैं वो अक्सर ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं कि हम जो जिन लोगों की आंखें होती हैं सोच के बड़ा हैरान होते हैं कि यार ये कैसे कर सकते हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल, ये पहचान कैसे लेते हैं चीज़ें और फील कैसे कर लेते हैं चीज़ें। तो उस पर मेरी एक दफ़ा एक डिस्कशन हुई थी रज़ाक साहब और कुव्वत बसारत से महरूम अफराद के साथ, और उनका ये कहना है कि देखिए, हम लोग कोई ये एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल नहीं होती है। बेसिकली जो अल्लाह ताला ने हमें जो सेंसिटिविटीज़ दी हुई होती हैं, जो हसासियत हर इंसान को दी हुई होती है, जो नाबीना अफराद होते हैं वो उसको इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो उसकी खोज में ज़्यादा लगे रहते हैं। बिकॉज देखिए, उनके लिए तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर वो अपनी सेंस ऑफ टच और कुव्वत समात यानी हेयरिंग हो गई या छूने की जो ताकत है, अगर वो उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर गुजारा कैसे होगा। बाकी तमाम ऐसे अफराद जिनकी 5 हिस्से काम कर रही होती हैं, उनको किसी मखसूस हिस्से के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट अंडरस्टूड देयर। आई थिंक मैंने कोशिश की है। बहरहाल मेरा ये ख्याल है इस चीज़ के हवाले से। तहसीन अमजद साहब कहते हैं, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है जी, कैसे हो मिस्टर जातली। इसके अलावा मुनीब मकबूल कहते हैं, द रियल इंटरेस्ट रेट इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द इन्फ्लेशन रिफ्लेक्टिंग द ट्रू कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग। पाकिस्तान रियल इंटरेस्ट रेट इज -1.4 डिस्पाइट रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्फ्लेशन। पाकिस्तान रियल इंटरेस्ट रेट इज
जो आपने बात की है बेसिकली पाकिस्तान का रियल इंटरेस्ट रेट तो इस वक्त -1.4 तो नहीं होगा. पाकिस्तान का रियल इंटरेस्ट रेट इस वक्त उससे कहीं ज्यादा होगा. आपका शायद डेटा मेरे ख्याल से आपने 2021 तक का डेटा लिया हुआ है. इसको अगर आप 2023 तक एक्सट्रापोलेट कर, या एक्सट्रापोलेट तो नहीं, अब अगर आप, बिकॉज डेटा इज अवेलेबल टू अस नाउ, अगर आप यूज करेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान का जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो इससे कहीं ज्यादा कम है. और जाहिर है आम तौर से ऐसा ही हो रहा है पूरी दुनिया में. आपने, आई एम सॉरी ये काफी इकोनॉमिक्स का डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया में जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जो मरकजी बैंक्स हैं, दे हैव फेल्ड टू कैच अप विद द इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन जिस तेजी से बढ़ी है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को उसके मुताबिक एडजस्ट नहीं कर पाए. इसलिए वजह से दुनिया में आपको ज्यादातर ममालिक में जो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो नेगेटिव नजर आ रहे हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपकी जो दौलत है इट इज लूजिंग इट्स वैल्यू. अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन इंटरेस्ट रेट गिविंग इंस्ट्रूमेंट में भी लगा देंगे, देन इन्फ्लेशन इज सो हाई दैट योर मनी इज लूजिंग वैल्यू. सो इट इज राइट नाउ नॉट अबाउट अपने पैसे की कदर बढ़ाना, एक डिफरेंट थिंग. इस वक्त इट्स अबाउट मिनिमाइजिंग द लॉसेस. अपने पैसे की कदर को कम से कम नुकसान पहुंचाने वाली बात है. ठीक है जी. कहते हैं जी विद 100% इन्फ्लेशन अर्जेंटीना's रियल इंटरेस्ट रेट इज द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. अर्जेंटीना का मैंने उस दिन भी आपसे जो है वो जिक्र किया था और मैंने आपको ये बताया था दैट अर्जेंटीना's इंटरेस्ट रेट्स हैव रीच्ड 97% बिकॉज उनकी जो इन्फ्लेशन है इज राइट नाउ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विच इज 100% से ऊपर उनकी इन्फ्लेशन है. ये सोच के इसहाक डार साहब कितने मुतमईन होते होंगे कि देखो, मुझे याद है ना कि लास्ट टाइम इमरान खान के दौर में हमेशा जब इन्फ्लेशन इजाफा हो रहा था तो वो दुनिया के बाकी मुल्कों की इन्फ्लेशन की बात क्या करते थे. देखें जो हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन इतना है, श्रीलंका में इतना, बांग्लादेश में ये इन्फ्लेशन है. अब हो सकता है इसहाक डार साहब बोले, देखें नहीं, इसहाक डार साहब का कोई मखसूस स्टाइल नहीं है. शाबाश. देखें भाई अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन देखें आप 100% से ऊपर है, हमारा तो अभी सिर्फ 40% है इन्फ्लेशन. कैसी क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं. जबरदस्त. चलें आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. जावेद साहब कहते हैं इटली फ्लड्स लीव 13 डेड एंड फोर्स 13,000 पीपल टू लीव देयर होम. 13 अफराद मारे गए हैं इटली में सैलाब की वजह से. इसके अलावा बशीर अहमद साहब कहते हैं सलाम प्यारे अदील. गैर मुल्की खिलाड़ी इंडिया में आईपीएल के साथ साथ वहाँ के रंग में रंग जाते हैं. खुराक, कल्चर, फिल्म इंडस्ट्री और अब मजहब. क्या आपको नहीं लगता कि मुस्तकिल करीब में अंग्रेज क्रिकेटर्स कहीं इंडिया ही शिफ्ट ना हो जाएं? अंग्रेज क्रिकेटर्स इंडिया शिफ्ट हो सकते हैं. अगर आपने अभी हाल ही में जो रूट का बयान जो है वो सुना हो तो उन्होंने तो बेसिकली एक बात की है जिसमें उन्होंने तो कहा है कि जी वो छोटा सा आईपीएल में रोल लेने को भी तैयार है इंग्लैंड में खेलने के बजाय. वो इस तरह की जो है ना उन्होंने कुछ बात की है जिसपे काफ़ी लोगों ने अफसोस का इजहार किया है कि जैसे कहते हैं कि बहरहाल जी वो एक बात अपनी जगह है, लेकिन एक रियलिटी है. देखिए इंडिया में एक उन्होंने जिस तरह आईपीएल को अपनी बाकी एंड डे वन से अगर आप देखें तो आईपीएल वाज मोर पार्टी, मोर रैज़मटाज़. और तभी हम हमेशा पीएसएल के बारे में ये कहते थे कि द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दैट यू सी, फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द क्रिकेट एंड ऑल. पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली कल्चरल सीन कैन नेवर मैच विद दैट ऑफ इंडिया. और हमारे यहाँ आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में एक इनहेरेंट बायस है अगेंस्ट कल्चर. हम एक कंजर्वेटिव मुल्क साबित हुए हैं और हमें वक्तन फवक्तन इस बात का याद भी दिलाया जाता है कि ये फलाना चीज़ मज़हब के ख़िलाफ़ है तो ये चीज़ हमारी तहजीब के ख़िलाफ़ है. पता नहीं हमारी तहजीब है क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता. सो वो आपको इंडिया में ये चीज़ नज़र आती है. पता नहीं इंडिया एज अ ग्रेट आई मीन इन्फ्लुएंस ऑन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स. बल्कि जॉन्टी रोड्स अगर आप जानते हो तो उनको तो वो तो अपने आप को शायद आधा इंडिया, बल्कि जॉन्टी रोड्स यू नो ही एक्चुअली नेम्ड हिज डॉटर इंडिया. या यू नो दैट, उसकी बेटी का नाम इंडिया. तो आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है. इंडिया जो है वो पाकिस्तान में तो हमारे सिक्योरिटी के मसले इतने, मुझे लगता है कभी कभार हम सिक्योरिटी के मसलों को ओवरडू कर देते हैं. वो जो न्यूजीलैंडर अगर आपको याद हो एंड्रयू मेरे शो में आए थे तो वो बार बार यही बात बोले जा रहे थे कि यार मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग कुछ ज्यादा ही अपनी सिक्योरिटी. तो खैर उसको समझाने की हमने जरूरत पड़ी कि यार देखो हालात अब कुछ ऐसे ही हैं. एक बार जो वो लाहौर में वाकया हुआ श्रीलंकन टीम के बाद, उसके बाद से ज़ाहिर है हमारी मजबूरियां थी. तो वंस यू टेक ऑफ दैट फसाड एंड दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी वाले एलिमेंट को जो हटा देते हैं ना उनको, व्हेन यू स्टार्ट लेटिंग देम ब्रीथ फ्री, तो फिर ज़ाहिर है एक गेम ही बिल्कुल डिफरेंट बनती है.
टीजे सुमेर जुमा मुबारक कहते हैं. ओके जी. इसके अलावा नबील कमर साहब कहते हैं नडाल पुल्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ फ्रेंच ओपन. इज दैट द एंड ऑफ द किंग ऑफ क्ले? आई थिंक इट बिकेम प्रीटी क्लियर इवन लास्ट ईयर. नडाल का जो 2022 था अदील, वो भी बहुत डिस्टर्ब रहा था बिकॉज ऑफ इंजरीज एंड ऑल. और आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड व्हाई ही हैजंट रिटायर्ड येट. एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है. लेकिन बहरहाल जी, वेरी सैड एंड आई थिंक आई थिंक दिस कुड बी इट. This could be it. Let's see. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं the standard test for color blindness is the Ishihara test. It involves reading numbers from a series of colored test cards comprising of a circle consisting of two contrasting colors in different shades. Hidden within these is an identifiable number pattern. All right. आप ये लोग देख लें जी, मैं रीट्वीट कर देता हूँ. कैन यू गाइज रीड दीज नंबर्स? एटलीस्ट आई कैन. सो चलें जी, थिंग्स आर गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड. लेट्स सी. पीर ज़हीर साहब कहते हैं सलाम एंड गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सलाम टू ऑल द लिसनर्स. जानजेब खान साहब वाज टॉकिंग अबाउट यू इन बेस्ट विशेस यस्टरडे. सेफ्टी टॉक विद स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन ड्राइवर फॉर सेफ ड्राइविंग. रॉड स्टीवर्ट सॉन्ग आई डोंट वांट टू बी प्लेड. सलमान काजी. बहुत सारे आपने मैसेजेस लिख दिए हैं एक में, बहुत अच्छी बात है सर. और सलमान काजी साहब का जिक्र आपने जरूर किया है, बहुत अच्छी बात है जी. इसके अलावा जानजेब साहब को मेरा भी सलाम कहिएगा. यूसुफ नवाब कहते हैं मुल्क में मर्दमशुमारी मुकम्मल. कराची की आबादी तकरीबन 1,90,00,000 शहरियों पर मुश्तमिल है. हाँ, मैं परसों एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, क्योंकि आपको पता है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने, उनकी सियासत में और तो कुछ बचा नहीं है. उन्होंने अपने पूरे का पूरा जो वो कहते हैं ना, पुटिंग ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट एंड दैट बास्केट इज अबाउट द सेंसस. कराची की मर्दमशुमारी के हवाले से आपको पता है कि एमक्यूएम की कंप्लेंट्स की वजह से इस मर्दमशुमारी के प्रोसेस को तकरीबन 1.5 से पौने 2 महीना आगे बढ़ाया गया. बहुत खंगाला गया, सब कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कराची की आबादी 2 करोड़ भी जो है वो टच नहीं कर रही है. अब इस पे कल मैं सुना है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी किया है, कुछ भी किया है, करना वरना इनको ज़ाहिर कुछ है नहीं. लेकिन बहरहाल अब ये मुझे लग रहा है कि नंबर अब लॉक हो गया है, विच इज़ 190,000. एंड जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कल वो मुस्तफ़ा कमाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ धाड़ रहे थे ये बातें कह के कि जी जहाँ पे सैलाब से मुतासर तरीन इलाकों में जो शुमारियाती ब्लॉक्स हैं उनमें इजाफा हुआ है. और कराची जहाँ पे एक बड़ी तादाद में, जब भी आपको पता है सिंध में कोई कैटास्ट्रफी या कुछ भी मसला होता है तो लोग कराची का रुख करते हैं. यहाँ पे एक्चुअली शुमारियाती ब्लॉक्स जो हैं वो कम हो गए. वल्लाह आलम क्या हकीकत है, वी डोंट नो. और क्या सीन है जी. मतिउल्लाह खान साहब कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बिलावल जरदारी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. अच्छा, मुझे गुजरते वक्त के साथ अब ये बात काफी हद तक क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि जो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, दैट इट डज अपीयर. शुरू में मैं इस चीज को मजाक समझता था, बट यस, बिलावल जो इस वक्त आपको पता है एक ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं, इंटर्नशिप के फेज से गुजर रहे हैं. दिस इज प्रीटी मच रियलिटी इन द मेकिंग नाउ के ये सारा का सारा जो प्लान बनाया जा रहा है इज बिकॉज देखें, वो जो अगर आपको याद हो तो जरदारी साहब ने एक बार बताया भी था कि जी हमारा और नून लीग का 2008 में मुआहिदा हुआ था, एक बार आप होंगे एक बार हम होंगे. तो ये पूरी की पूरी जो, क्योंकि नून लीग का टाइम आ गया था, जरदारी का टाइम, पीपल्स पार्टी का टाइम आना था, लेकिन वो डिस्टरप्ट हो गया पीटीआई की वजह से. सो नाउ एक बार फिर से जो है वो, और पिछली गवर्नमेंट में तो पीपीपी के पास सीट्स ही नहीं थी कि वो कुछ कर सकते, बट नाउ दोबारा से ऐसा लग रहा है कि माहौल बनाया जा रहा है टू हैंड ओवर द इक्तदार टू पीपल्स पार्टी. लेट्स सी क्या होता है जी. क्या पाकिस्तानी अवाम, बिकॉज वी ऑल नो दैट जितने भी सर्वे आते हैं पाकिस्तान में, इनमें बिलावल की अप्रूवल रेटिंग इज 1%, जरदारी साहब की तो अप्रूवल रेटिंग कोई आती नहीं है. तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद क्या वाकई पाकिस्तान में इस लेवल की इंजीनियरिंग होगी अवाम की तवक्कुआत के खिलाफ के बिलावल कैन बी द प्राइम मिनिस्टर? इट डज लुक प्रीटी अनसर्टन. लेकिन आज से 1.5 साल पहले इमरान खान या पीटीआई जिस इस वक्त इस टफ फेज से गुजर रही है, could we all imagine? So anything can happen in Pakistani politics. Okay जी. माजिद इकबाल साहब कहते हैं सलाम अदील भाई, टुडे रयान एंड शायान हैज फाइनल एग्जामिनेशन, काइंडली विश देम गुड लक टिल 7:30 AM. रयान एंड शायान, गुड लक टू यू गाइस, गुड लक, शाबाश, छा जाओ लड़कों. Okay, इसके अलावा अशफाक जो कहते हैं ओपन AI's ChatGPT has finally made its way to the mobile devices with the release of an iOS app on the App Store. All right, जबरदस्त. I never knew that. ये बात आ गई है जी. अब देखते हैं क्या होता है. फैसल मुकीद साहब कहते हैं टुडे इज माय ट्विटर एनिवर्सरी. माशाल्लाह 13 साल हो गए हैं. वोंट से आई ज्वाइन कॉज ऑफ यू. नहीं, आई नो यू डिड नॉट ज्वाइन कॉज ऑफ मी, बिकॉज एक्चुअली यू ज्वाइन ट्विटर बिकॉज आई मीन बिफोर मी. आप मुझसे पहले ट्विटर जो है वो ज्वाइन कर चुके थे. सो या, नो, यू डिड नॉट ज्वाइन बिकॉज ऑफ मी फॉर वट एवर रीजन.
बट या इट्स अ फन प्लेस. या कैन बी डेंजरस एट टाइम्स बट फन. अभी नहीं चलते, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. You and me, bubble of water. This was पानी का बुलबुला. Your weekly dose is done now. और यहाँ पे जरा हम ऐसा करते हैं कि एक बर्थडे विश जो है वो भी कर देते हैं. Zunaira is celebrating. Okay, it's the 11th birthday of Zunaira, माशाल्लाह. और साथ साथ बर्थडे के साथ साथ आज तो उनके लिए डबल खुशियां इस तरह कि आज जुनैरा का आखिरी पेपर भी हो रहा है. वाह 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 भाई, जबरदस्त. तो छुट्टियों का भी आगाज और साथ साथ बर्थडे. सो कैन लाइफ गेट मोर ब्यूटीफुल देन दिस जुनैरा? हैप्पी बर्थडे, खुश रहो. ओके जी, चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, 7:38 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. बिलीव इट और नॉट, आई हैव जस्ट बीन एबल टू लॉग इनटू माय ट्विटर. जो वेब क्लाइंट है उसमें मैं अभी जो है वो लॉग इन करने में कामयाब हुआ हूँ. एंड या चलें जी, एक सेकेंड हैशटैग भी खोल लेते हैं. महनाज का जो है यहाँ पे नाम आ रहा है, कहती हैं जी अटेंडेंस लगा दें, हाजिरी लगा दें. दैट्स वेरी गुड. मुबश्शिर मलिक शब्बीर कहते हैं टुडे इज माय सन्स फाइनल पेपर ऑफ टर्किश. अरे वाह, ये तो पहली बार मैंने सुना है कि पाकिस्तान में कोई स्कूल में बच्चा जो है वो तुर्क जबान सीख रहा है. ये तो जबरदस्त. ये मलिक साहब, ये कौन सा स्कूल है, ये जरा मुझे बताइए. मुझे काफी तजस्सुस हुआ है ये बात जान के कि कौन सा स्कूल है जहाँ पे तुर्क जबान जो है वो सिखाई जा रही है, व्हिच इज एक्चुअली नॉट बैड. एंड या आई थिंक अरबी तो होता है, हमें पता है कि जो हमारे यहाँ जो आपको पता है आजकल हाइब्रिड स्कूल्स आ गए हैं जिसमें रिलीजन मजहब की तरफ काफी झुकाव होता है, लेकिन साथ साथ जो है बड़ी ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन जो है वो भी दी जाती है. साइंसी मज़ामीन वगैरह जो है वो भी सब पढ़ाए जाते हैं. तो अरबिक तो चले, आई नो ये तो रहता है सिलसिला, लेकिन तुर्क जबान मैंने पहली बार सुना है कि किसी स्कूल में जो है वो सिखाई जा रही है. आई नो देयर इज अ पाक तुर्क एकेडमी एंड स्कूल हेयर एंड ऑल. एक जमाने में कहते थे गुलन फाउंडेशन, जिसको रशिद तैयब एर्दोगान साहब ने एक दहशतगर्द जमात जो है वो करार दे दिया था. उनकी गुलन फाउंडेशन के कुछ स्कूल पाकिस्तान में भी मौजूद थे जो कि पाकिस्तान को इवेंचुअली बंद करने पड़ गए थे, या कुछ हुआ था सिलसिला इस तरह का, या कम से कम उनकी ओनरशिप वगैरह के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ गई थी. सो या ग्रेट. अच्छा जी, तला मसूद कहते हैं, अच्छा जी उनके बच्चे कहते हैं, बच्चे का मैसेज आया, नाम नहीं लिखा हुआ. अदील अंकल प्लीज विश मी गुड लक फॉर माय उर्दू अदब एग्जाम टुडे. दैट इज सो कूल. यानी कोई तुर्क सीख रहा है, कोई उर्दू अदब की बात हो रही है. वेरी गुड. उर्दू अदब और उर्दू ग्रामर, बहुत आला. अच्छा जी, जबरदस्त. शाहीन ताहिर कहती हैं जुमा मुबारक, पानी का बुलबुला. बिल्कुल, थैंक यू सो मच. बिल्कुल हमने शामिल कर लिया. सुभान रेयान कहते हैं टुडे इज आवर फर्स्ट एग्जाम. ओहो हो, कभी खुशी कभी गम, किसी का आखिरी एग्जाम तो किसी का पहला इम्तिहान. चलो बच्चों, गुड लक टू यू. अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनत के मुताबिक आप लोगों को जो है वो कामयाबी दे. आमीन सुमा आमीन. एंड इसके अलावा जाहिदा शाहीन ने भावलपुर से तस्वीरें भेजी हैं. फरीद पार्क सैटेलाइट टाउन भावलपुर. वॉक शॉक. गुड. ओके जी. देन वी हैव गॉट पीजी नाज. भाई यही इनका नाम लिखा हुआ है ट्विटर पे, यकीन जाने. कैन यू प्लीज टेल मी द सिंगर ऑफ द कश्मीरी सॉन्ग व्हिच वाज प्लेइंग बिफोर यू साइंड इन? दिस इज अ सॉन्ग बाय ज़ेब बंगश. इस गाने का नाम है रोशे. I think this is one of the Coke Studios songs. ज़ेब बंगिश आप सर्च कर सकते हैं, आपको YouTube में बासानी मिल जाएगा. कामरान इसरार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल. नहीं, ईमान कहती हैं, ईमान कामरान प्लीज प्ले पानी का बुलबुला. चलें जी, मैंने चला दिया. हसन शेख कहते हैं अमेरिकन्स thought tomatoes were poisonous until the early 19th century. Back in the 1700s, people called tomatoes poison apples. Wow. जबरदस्त. पॉइजन एप्पल्स. लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने खाना शुरू कर दिया और फिर अमेरिकन ने उसका कैचअप बना दिया और फिर क्या हुआ? द रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे से. फरा मुश्ताक कहती हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग. सो हैप्पी फॉर अहमद ऑन हिज न्यू प्रोजेक्ट. लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड गुड लक टू हिम. वेल, अहमद इज अ फनी बॉय और उनकी वालदा के साथ क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कशंस होते रहते हैं और कॉन्वर्सेशंस बहुत ज्यादा होती हैं. उनकी वालदा ने उनको एहसास दिलाया इस बात का कि जिंदगी में कंप्लेंट करना तो बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली बाहर निकल के पैसे कमाना आसान नहीं है बेटा. तो उनको अहमद के अंदर का जो एक जमीर है वो जागा. उन्होंने कहा कि मैं व्हाट कैन आई डू एट दिस एज. तो उनको अंदाजा ये हुआ कि ही कैन बी अ वेरी गुड मैथमेटिक्स टीचर. आई होप ही डज. आई होप ही इज अ गुड मैथमेटिक्स टीचर. सो
उन्होंने कहा ठीक है मैं मार्केटिंग करके देखता हूँ, देखते हैं कुछ इससे होता है या नहीं होता. मैंने भी अपनी इंस्टा पे स्टोरी लगाई हुई है IGCSE के बच्चों को मैथ्स पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन ऑफ कोर्स. मुनव्वर अली अस्सलाम वालेकुम, जुमा बखैर, बहुत शुक्रिया. इस्माइल हानी कहते हैं सीम्स लाइक प्रोजेक्ट इमरान हैज रीच्ड दिस एंड एंड मोस्ट प्रोबब्ली एस्टैब्लिशमेंट चोज द न्यू पपेट बिलावल. यार वैसे प्रोजेक्ट इमरान जो भी आप इसको कहना चाहें वो अपने इख्तिताम को तो बहरहाल पहुंच गया होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा यार, इसको बनाते बनाते खैर इवन दो आई डोंट डिसएग्री विद दिस के द प्रोजेक्ट वाज क्रिएटेड, यस हमारे यहाँ कुछ ना कुछ जरूर कर, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान राइज एंड हिज पॉपुलैरिटी had more to do with the pathetic performance of the two established political parties of Pakistan. अगर यही पार्टीज सही डिलीवर कर रही होती हैं, देखिए इमरान खान का राइज जो है इट कोइंसाइडेड विद द फॉल ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो एक स्पाइक इन पॉपुलैरिटी मिला था पोस्ट बेनजीर भुट्टोज मर्डर, और उसकी वजह से वो इलेक्शन में भी अच्छी सीटें जीतने में कामयाब हुए थे. But by the mid of that term, it was all clear that People's Party yet again, even in their third term, by the mid of their game, they were going down. उनका कोई मुस्तकबिल कुछ नजर आ नहीं रहा था. और that is where इमरान खान rose. और that जलसा back in 2011 जो मीनार पाकिस्तान में होता, 11 में होता, 12 में होता, मुझे याद नहीं है. I think that really changed the course of politics in Pakistan. So बहरहाल अगर कोई मुझसे ये कहे कि भाई ये प्रोजेक्ट अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, तो वो जाहिर है वो पाबंदियां लगा दें, जो भी कर दें, आप बैन लगा देंगे पार्टी पे, कुछ भी कर देंगे. बट इस दौरान फॉर द क्रिएटर्स ही हैज टर्न्ड इनटू अ फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर. इसका क्या करेंगे आप, कैसे रोकेंगे आप? लेट्स सी. ऑलराइट, चलें जी. अदील अंकल प्लीज विश गुड लक फॉर माय पेपर. सैयदा दुआ रोहेल. ऑलराइट, दुआ गुड लक टू यू एज वेल. भाई सारे बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए अल्लाह ताला जिन जिन बच्चों के इस वक्त पेपर हो रहे हैं, जिन लोग बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं, उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं लें. मैं आप लोगों पे दम भी कर देता हूँ. एक है ना वो बाबा जी, वो ये करते हैं ये, तो मैं आपको साइबर दुआएं ऑनलाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आप लोगों तक मेरी जो दम है वो पहुंच चुका है. इंशाल्लाह आप सब लोगों का पेपर अपनी तैयारी के मुताबिक बहुत अच्छा होने वाला है. डन हो गई गेम, ठीक हो गया जी. चलें, ग्रेट. और क्या सीन है? मलिक शब्बीर साहब कहते हैं दिस इज पेस्चर स्कूल. ओ अच्छा, मेरा नाम नहीं, शहर का नाम नहीं लिखा आपने, लेकिन पेस्चर स्कूल, दैट साउंड्स. चेक करते हैं पेस्चर स्कूल कहाँ है भाई. पेस्चर स्कूल इज इन ओक्लाहोमा. नहीं, ओक्लाहोमा, नो, इट इज बिग पेस्चर स्कूल. ओके, नो, देयर इज नो पेस्चर स्कूल दैट आई कुड फाइंड ऑनलाइन, बट बहरहाल होगा, कहीं ना कहीं होगा. मलिक शब्बीर साहब, चलें भाई, अच्छी बात है, बच्चे तुर्क जबान सीख लें, बहुत अच्छी बात है. अगर पानी का बुलबुला कैन हैव इट्स परमानेंट प्लेस इन द शो, फिर चाहत फतेह अली खान को भी मौका देना चाहिए. अली ढिल्लों कहते हैं. ओ यार ढिल्लों साहब, क्या अजीब सी बात कर दी आपने यार. चाहत फतेह अली खान भाई ये प्रॉपर गाना है यार. चाहत फतेह अली खान, हमारी औकात क्या है कि हम चाहत फतेह अली खान को चला सके अपने प्रोग्राम में यार. वो उस्ताद हैं यार, वो उस्ताद. अच्छा जी, सैयद कलीम जाफरी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम. शहजाद नियाज साहब, आपको भी सलाम. आमना फराज सेज टुडे इज माय लास्ट डे ऑफ स्कूल. पार्टी है आज, नाउ वेकेशंस. वाह आमना, एंजॉय करो, जी लो अपनी जिंदगी. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम अदील. बेनिफिट्स ऑफ IGCSE एजुकेशन एज कंपेयर टू O levels, प्लीज एक्सप्लेन. भाई ये किससे पूछ लिया, मुझ मैट्रिक वाले आदमी से. भाई मुझे कुछ नहीं पता इन चीजों के बारे में. थोड़ा बहुत मैंने पढ़ने की कोशिश की, समझ में आया था. मैं भाई यार हमारा असल में एजुकेशन के बारे में फिलोसफी बहुत डिफरेंट है यार. हमें इन चक्करों में नहीं पढ़ना, इसका क्या बेनिफिट है, फलाने का क्या बेनिफिट है. मैंने सुना है किसी का कोर्स मुश्किल है, एग्जाम आसान आता है. किसी का एग्जाम आसान है तो कोर्स मुश्किल है. तो इन चक्करों में ना पढ़े, फोकस ऑन लर्निंग. बच्चे सीख क्या रहे हैं? A1 ग्रेड, A नहीं, क्या A ग्रेड आ गया, आता वाता कुछ है नहीं सब्जेक्ट में, लेकिन A लेके बच्चा बैठा हुआ है. तो ये पता नहीं, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली यार. कोई मैट्रिक के पर्चे के बारे में हमसे पूछना चाहें तो आप पूछ लें, आप, वो हम बता देंगे खुशी से. हमने अपने बच्चे को छोड़ा हुआ यार, तो जो पढ़ना है पढ़ो भाई. तुम्हें IGCSE पढ़ना है, O levels पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़ो. खैर अब तो अहमद इज बियॉन्ड दैट स्टेज नाउ माशाल्लाह. वो तो अब वो क्या कहते हैं उसको, AS लेवल में अपीयर होंगे. बट या आई डोंट नो इफ एनीवन नोज द डिफरेंस, प्लीज हेल्प आवर फ्रेंड शोएब हसन साहब. ओके, अभी आपको हम ले चलते हैं ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक अच्छा सा गाना भी सुनेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. मजा आ गया यार, मजा आ गया सीरियसली यार. ओहो, इतने दिनों बाद इतना लाउड मैंने स्टूडियो में, मुझे डर था कि इंजीनियर बाबू कहीं भागते हुए ना आ जाए. अदील भाई को क्या हो गया, रोको अदील भाई को. ऑल दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन द कैमरा एज वेल. भाई इंशाल्लाह हमारी एडिटिंग टीम इस पूरे चीज को एडिट कर देगी, व्हिच इज अ गुड थिंग. बट मजा आया भाई. पीर सईद साहब भी कहते हैं वाह व्हाट अ सॉन्ग. वाकई यार
फरहान रजा भी कहते हैं, फरहान कहते हैं दिल भाई क्या कूल गाना, व्हाट अ सॉन्ग एंड वीडियो, व्हाट सूदिंग एंड नॉस्टैल्जिक. या वाकई यार सीरियसली मजा आया, बहुत मजा आया सुनने में. ओके देन व्हाट एल्स हैव वी गॉट. पीर साहब कहते हैं वी हैव रिसीव्ड योर दम. क्या फैज है यार, पीर साहब पे हम कौन दम करने वाले होते हैं, पीर साहब से तो दम की हमें जरूरत है यार. क्या बात कर दी पीर साहब आपने. सब बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा पीर साहब. तमाम बच्चे जो कि इम्तिहानात के मरहले से गुजर रहे हैं या उनका आगाज होने वाला है, और वो बच्चे जो अपने इम्तिहानात के मरहलों से गुजर चुके हैं, आपकी उम्मीदें और ख्वाहिशात के मुताबिक आपके नताइज के लिए पीर ज़हीर साहब भी जो है वो दुआ गो हैं. क्या बात है. ओके जी देन वी हैव गॉट वाहिब जैदी साहब कहते हैं भाई व्हाई डोंट यू गो इन पॉडकास्ट लाइक जुनैद अकरम, ही इज डूइंग गुड वर्क एंड यू मे आल्सो कॉल हिम इन योर शो. यार अपने शो वो मैं क्या बुलाऊं, मेरे शो वो कहाँ जुनैद अकरम टाइम निकालेंगे यार, बड़े आदमी है भाई वो. हम तो छोटा मोटा सा रेडियो शो करते हैं, बट पॉडकास्ट कर देंगे शुरू यार इंशाल्लाह इस महीने, अल्लाह ने चाहा तो. और क्या है भाई, जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. किसी ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि एडिट के बगैर ये वीडियो अपलोड होनी चाहिए, ना ही करें तो बेहतर है, भाग जाएंगे आप लोग. ओके और क्या सीन है, चलें. अच्छा भाई शुएब हसन साहब, आपने बेनिफिट ऑफ IGCSE वर्सेस O लेवल्स की बात की. हमारे एक बड़े रेगुलर लिस्नर हैं जो कि एक्चुअली एक उस्ताद जी भी हैं, जिनका नाम नवीद अहमद भोपाली साहब है, और वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं इन दोनों चीज़ों के हवाले से. सो अगर आप मुझे इनबॉक्स कर दें अपना, शुएब साहब अगर आप मुझे इनबॉक्स कर दें अपना मोबाइल फ़ोन नंबर, तो मैं आपकी इजाज़त से नवीद भोपाली साहब को आपका नंबर दे देता हूँ और वो आपसे बात कर लेंगे और ये सीन हो जाएगा. भोपाली साहब से मुलाकात हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, हमारा एक शहरी का जो इवेंट हुआ था, एक मीटअप हुआ था. उन्होंने बताया था कि वो चौकी हब पे रहते हैं, हब नॉट चौकी, हब सिटी में रहते हैं. रोजाना वहाँ से पता नहीं कहाँ जाते हैं, DHA जाते हैं, कहाँ जाते हैं पढ़ाने के लिए. वो उस्ताद हैं बाक माशाल्लाह जी, तदरीस से वाबस्ता हैं, बहुत लंबी ड्राइव करते हैं रोजाना. यार हिम्मत है भाई, आप लोगों की सलाम है. चलें जी जल्दी से आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. वजीर दाखिला कहते हैं PTI को कलअदम करार देने के लिए सबूत मौजूद, फैसला विफाकी काबीना करेगी. तैयारी के बाद जत्थों को दिए टारगेट दिए, ये जत्थे ही ले डूबे. जमान पार्क ने 250 अफगान शहरी इमरान की हिफाजत कर रहे हैं, कुछ इर्द गिर्द घरों में हैं. अच्छा जी आपको पता है कल इमरान खान ने फिर मीडिया से बात की, और कल सारा टाइम जो है वो ये लग रहा था कि जैसे कहते हैं कि ये ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि जो आमिर मीर साहब हैं, वो पहले ही हमने कल अखबार में भी खबरें जो थी वो शाया की थी कि जिन्होंने कहा था इमरान खान ने को 40 दहशतगर्दों को पनाह दी हुई अपने घर में. तो बहरहाल मीडिया सारा वक्त मौजूद रहा वहाँ पे, कुछ सुना कुछ बुकला वकला भी मौजूद थे और, लेकिन बहरहाल वो हुआ नहीं जो होना था. इमरान खान ने कल एक बार फिर खिताब किया और कहते हैं कि अकेला भी रह गया तो मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा. नैब में अदम पेशी, वकला के जरिए जवाब भिजवा दिया. बदमाशों का गिरोह कौम पर हावी हो चुका, हुकूमत 40 दहशतगर्दों के नाम बताए, मुझे मरवाना लंदन प्लान का हिस्सा था, पार्टी छोड़ने वालों पर प्रेशर था, आमिर कियानी के जाने का अफसोस हुआ, नैब मेरा सामान वापस कर दे. उन्होंने शेविंग किट और रेजर और पता नहीं क्या क्या वापस करो. एनीवे यार क्या होगा यार, कसम से. आगे बढ़ते हैं भाई, और क्या सीन है. सुप्रीम कोर्ट 14 मई को इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है. वैसे खैर अब आई थिंक काफी हद तक ये बात भी क्लियर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है, पाकिस्तान का आइन टूटा है, एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, इलेक्शंस नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट के. लेकिन लग ये नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई भी एक्शन लेने का इरादा रखती है, बिकॉज उनको अपने हेल्पलेसनेस का जो है वो गालिबन अंदाजा हो चुका है. ओके जी और क्या सीन है, और ये सीन है जी PPP ने मेयर और दीगर ओहदों के लिए नामों की तरदीद कर दी. बल्दियाती ओहदों के लिए मुशावरत जारी. फरियाद, टालपुर और निसार कोड़ों का बयान. किसी भी ओहदे के लिए हतमी पार्टी की क़यादत करेगी. अच्छा जी बाज़ाब्ता ऐलान होगा. ठीक है चलें जी, ओके कोई बात नहीं. और क्या, पाकिस्तान सियासी कारकुनों के खिलाफ क्रैक डाउन तशवीशनाक, कांग्रेस अरकान जमहूरियत इज़हार राय और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार करें. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन को जो है वो खत लिखा गया है. ज़र मुबादला के ज़खायर में 7.2 करोड़ डॉलर की कमी हुई है. ओके, राजस्थान में मजीद 5 पाकिस्तानी हिंदुओं के घर मिसमार. जैसलमेर के इलाके में अमर सागर में इंतजामिया ने पुलिस की मदद से ये कार्रवाई की. और इसके अलावा शहबाज शरीफ इब्राहिम रईसी ने पाक ईरान सरहदी मार्केट तवानाई मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया. 6 मजीद मार्केटें बनेंगी. शमसी तवानाई पर भी इत्तफाक. टीम तेहरान जाएगी. जल्द आजाद तजारती मुआहिदा होगा. बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म मजबूत बनाएं.
ईरानी सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली. और यार आज अखबार में कोई भी इश्तिहार नहीं है, सीरियसली कोई पाकिस्तान से मोहब्बत का इश्तिहार छाप दें, लेकिन वो भी बहरहाल जो है वो नजर नहीं आ रहा है. वफाकी हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो मरदमशुमारी मुस्तरद कर देंगे, मुराद अली शाह का ये कहना है. सिंध की आबादी 68 लाख 6.8 मिलियन कम की गई. पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है और जुमे को लाहौर में हमारा वफ्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा. ठीक हो गया जी. पीटीआई रुकने असेंबली खुर्रमशेर जमान का रेस्टोरेंट मिसमार. रुकने असेंबली ने रिहायशी मकान में रेस्टोरेंट कायम किया हुआ था. अबे यार ये अजीब सी बात है. अच्छा ये जो जिस रेस्टोरेंट की कल आप देखे थे ना, बुलडोजर फेर रहे थे एंड ऑल, एक्चुअली मेरे घर के बिल्कुल ऑपोजिट है. लिटरली इट्स जस्ट लाइक अ मिनट एंड हाफ वॉक अवे फ्रॉम माय हाउस. और मैंने पूरे रमजान में इनफैक्ट ये बात नोट की थी कि ये केबीसी बंद क्यों हो गया है. और वो बंद हो गया है केबीसी, इट इज क्लोज डाउन. और वो तो पहले ही बंद हो गया था. आई थिंक रमजान से पहले ही वो बंद करके चले गए थे वहां से. वो चल नहीं रहा था, क्या हो गया था आई डोंट नो अबाउट दैट. बट मैंने सुना उनका सदर वाला रेस्टोरेंट जो है वो सील हो गया है. बट ये तो खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. अमीन असलम, डॉक्टर अमजद, जनूबी पंजाब के 8 साबिक अरकान असेंबली ने भी पीटीआई छोड़ दी. ठीक है जी. ज्यादातर अभी तक जो है वो रिलेटिवली, इसमें आमिर कियानी साहब थोड़े से नोन आदमी है, खान साहब ने उनका सिंगल आउट नाम भी लिया. लेकिन दूसरी जो चीज आती है वो ये आती है कि आई थिंक जो बिग फिश हैं वो हम जानते हैं, असद उमर हैं और वो शाह महमूद कुरैशी हैं. दीज आर द बिग फिशेस. ये जब तक नहीं छोड़ेंगे कोई खास फर्क. इनका भी कोई वोट बैंक नहीं है. वोट बैंक आपको पता है पीटीआई में एक ही आदमी का है सिर्फ. सो लेट्स सी क्या होता है. एमक्यूएम ने मरदमशुमारी के नताइज को मुस्तरद कर दिया. एहतजाज का इंदिया. कराची में 8 लाख जबकि हैदराबाद में 1 लाख घर शुमार नहीं किए गए. राइट, ठीक हो गया जी. अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. गाइस एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलिए खेलों के हवाले से बात करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद क्रिकेट. क्रिकेट में जो है वो यार थोड़ी देर पहले मैं जो रूट के हवाले से इंटरव्यू का बात कर रहा था कि उसने बेसिकली उसने आईपीएल के हवाले से उनसे बात की गई थी. देखिए आपको पता है इसका बैकग्राउंड क्या है. इसका बैकग्राउंड ये है दैट एशेज सीरीज जिसको इंग्लैंड अपनी क्रिकेट कैलेंडर का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट मानता है. एशेज इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट सीरीज की जाती है उसमें पहला टेस्ट होने में जो है वो अभी 1 महीने से भी कम रह गया है. आपको ये बात भी पता है कि इंग्लैंड में इस वक्त काउंटी सीजन का आगाज हो गया और बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो पिछले 1 महीने से जो काउंटी सीजन जारी है उसमें अपनी अपनी रिस्पेक्टिव काउंटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट जो रूट ने प्रेफर किया है आईपीएल खेलना और काउंटी को मिस करना, तो उस पे जो पॉइंट आया है वो ये आया है, मैं आपको बताता हूँ कि जो रूट एक्चुअली आईपीएल खेल नहीं रहा. मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग आई मीन आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग आईपीएल. मैं बार बार ये बात बोलता रहता हूँ, मुझे हर वक्त ये बात एम्फसाइज करना जरूरी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ इफ आई से समथिंग रॉन्ग प्लीज पार्डन मी फॉर माई इग्नोरेंस बिकॉज आई एम सिंपली नॉट फॉलोइंग दैट टूर्नामेंट. लेकिन मैं अभी ESPN Cricket Info during the commercial break I was reading. It's a long read. मैंने उसको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बिल्कुल just skim through that article. मुझे उससे अंदाजा ये हुआ that he has been a bench warmer in this IPL season. That means वो पिंक कलर की एक तौलिया लेकर जो है वो he's the बल्कि ESPN Cricket Info के जो राइटर है मैट फ्रॉलर जिनका नाम है, उन्होंने कहा he's the most well qualified water boy, most over qualified वाटर बॉय ऑफ दिस IPL. यानी वो खिलाड़ियों को सिर्फ पानी पिला रहा है बिकॉज आपको पता है कि 4 ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं एंड जो रूट इज जस्ट नॉट एबल टू मेक इट टू द राजस्थान रॉयल्स. इज दैट द टीम? यस, राजस्थान रॉयल्स जिसने उनको ड्राफ्ट किया था फॉर 1 करोड़ इंडियन रुपीज. सो बहरहाल लेकिन उनको कोई खेलने का मौका, शायद 3 गेम्स में वो खेले हैं, 4 में खेले हैं, उसमें भी कोई खास खातिर ख्वाह कारकर्दगी उनकी रही नहीं है. तो उनसे काफी ये सवाल पूछे गए कि भाई शुड यू बी in England right now playing county cricket for Yorkshire and Ashes की तैयारी कर रहे होते. तो yes आई बाय शाय करके उन्होंने जो है ना वो बहरहाल जस्टिफिकेशन अपनी वो दे रहे हैं. बट बहरहाल चलें जी, वो जो है इफ यू वांट टू रीड दैट इंटरव्यू मैं डेफिनेटली घर जाके अपने फ्री टाइम में आई डेफिनेटली रीड दैट इंटरव्यू बिकॉज इट नाइस एनेक्डोट्स दैट आई रीड ऑन द जस्टिफिकेशन ऑफ जस्ट स्टेइंग इन द प्लेस. यानी सिर्फ बेंच वार्म करना, ना खेलना. जो रूट जैसा बड़ा प्लेयर, आपको पता है कि वो बिग 3 एक जमाने में कहे जाते थे जिसमें अब ज़ाहिर बिग 4 हो गए हैं, उसमें वो जो रूट वाज वन ऑफ द प्लेयर्स जिसको अपने अहद के इंग्लैंड के टॉप बैट्समैन में शुमार किया जाता है. सो वो बंदा बेंच वार्मिंग कर रहा है आईपीएल में. एंड या चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? आर्थर का प्लेयर को वाज़ेह पैगाम, ये लिखना है एक्सप्रेस ने, लिखना है जी अपने नहीं टीम के लिए खेलो.
इस मामले में सख्त रवैया रखता हूँ। ये बड़ी मजेदार बात की है। खिलाड़ी टीम को मुकद्दम रखें तभी कुव्वत बनकर उभरेंगे। इनफरादी बॉयकॉट टूट जाया करते हैं, पहली तरजीह फतह होनी चाहिए। ये कहना है पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर का। हर क्रिकेटर पाकिस्तानी स्क्वाड में अपने किरदार और जिम्मेदारी का बखूबी अंदाजा लगाए। मिडिल और लोअर ऑर्डर बैटिंग में छोटी मगर कारामद काविशों को भी कदर की निगाह से देखा जाएगा। खिलाड़ियों के किरदार को पेश नजर रखते हुए बैटिंग पोजीशन का फैसला करने के लिए मजीद सोच विचार की जरूरत है। तरजीहात में टीम पहले मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर होंगे। वैसे मिकी के आने का एक फायदा, सबसे ज्यादा फायदा जो है ना इमाद वसीम को होने वाला है मुझे लग रहा है। बिकॉज आपको पता है कि मिकी बाबर आजम के मेंटोर माने जाते हैं। और अगर आपको याद हो तो एक जमाने में ज़ैनब ने एक ट्वीट भी कर दिया था जिसमें बाबर को मिकी का बेटा बोल दिया था। वो बाबर बड़े गुस्से में आ गए थे। बट मिकी यूज्ड टू लव, और कहते ही हैं कि बाबर को ग्रूम करने में और उनको ऊपर लाने में मिकी आर्थर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और उनके पाकिस्तान क्रिकेट में जो एक और बड़े फेवरेट खिलाड़ी थे वो इमाद वसीम थे। और मिकी के जाने के बाद आपको पता है कि इमाद को भी काफी इग्नोर किया गया। बहरहाल इमाद ने वापस आके अपनी अफादियत के बारे में एक बार फिर से जो है वो लोगों को आगाह किया है। सो विल ही बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान प्लान फॉर द वर्ल्ड कप? दैट रिमेन्स टू बी सीन। ओके, और क्या सीन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम विकेटें गिरने का सिलसिला जारी। चीफ मेडिकल ऑफिसर को बरतरफ कर दिया गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट में अहम अफसर फारिग। खतरे की जद में आए हुए डायरेक्टर सिफारिशें करवा के बचने के लिए कोशा। ओके, ठीक हो गया जी। और क्या सीन है? ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नौकरी भी ना यार, वैसे वाकई अगर आपको एक ऐसे माहौल में रहना है, जॉब इनसिक्योरिटी के माहौल में रहना है, तो पीसीबी इज दी प्लेस। चलें आगे बढ़ते हैं। और क्या है? इंग्लिश काउंटी डार्बी शायर की नुमाइंदगी के लिए जमान खान लंदन रवाना हो गया। गुड लक लैड, शाबाश, छा जाओ वहां पे जाके। और वेरी गुड। इसके अलावा क्या सीन है जी? हसन अली की इंग्लिश सेकंड 11 T20 इवेंट में हैट्रिक। नहीं, सेकंड 11 है, डोंट वरी, ये मेन इवेंट की बात नहीं हो रही है। और क्या सीन है? हाँ भाई, हॉकी के बारे में बात करते हैं यार। पाकिस्तान के डच कोच सिगफ्रीड एक्मैन बिलाखिर उन्होंने हार मान ली है। कहते हैं जी पूरा 1 साल हो गया एक्मैन को जो है वो तनख्वाह नहीं दी गई है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हवाले से। और उन्होंने बिलाखिर अब पाकिस्तान हॉकी को जो है वो खैरबाद कह दिया है। और दिस इज प्रीटी बैड। एक्मैन लुक लाइक अ गुड गाय, ही श्योरली हैड अ प्लान। कोई देखे वो कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोच नहीं था, लेट्स बी फ्रैंक अबाउट दैट, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन द सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटी जो इस वक्त हमारे पास यहाँ पर मौजूद है हॉकी में, और जो कि गैर मुल्की तरीकों से जो है वो अपने आप को ऐसा लगता है कि हमारी हॉकी जो है ना वो अभी भी स्टक है इन द 1990s एंड ऑल। वो भी उसमें होते हुए सिगफ्रीड एक्मैन भी एक बहुत ही हमारे लिए जो है ना एक ब्लेसिंग लगा करता था। बट अनफॉर्चुनेटली दिस हैजंट रियली वर्कड आउट। और अदनान जाकिर के बारे में भी सुनने में आया। अदनान जाकिर जो है वो पाकिस्तान की जो जूनियर हॉकी टीम है उसकी कोचिंग कर रहे थे। उन्होंने भी जो है वो अब खैर बात कह दिया है पाकिस्तान हॉकी टीम को। अदनान जाकिर बाय द वे इज नाउ लंदन बेस्ड। ये पाकिस्तान हॉकी टीम के प्लेयर हुआ करते थे। आई एम श्योर आप लोगों को नाम याद होगा इनका। ये पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर हुआ करते थे और इज लंदन बेस्ड नाउ। इज बाय द वे क्वालिफाइड कोच एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, यानी ये बड़ा वेल एजुकेटेड बंदा था। बट अनफॉर्चुनेटली ये भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ जो है ये सर्वाइव नहीं कर पाए। सो वेरी सैड डेवलपमेंट दीज फॉर पाकिस्तान हॉकी। ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल में, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हॉकी अभी इससे फिलहाल जो है कुछ कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, क्या सिलसिला है, यहाँ पर रुकते हैं, जरा बात करते हैं हम फुटबॉल के हवाले से। फुटबॉल में दिस इज द बिग वीकेंड कमिंग अप इन इंग्लिश प्रीमियर लीग बिकॉज जाहिर है एक बड़ा मैच होने वाला है। मैनचेस्टर सिटी में चेल्सी का मुकाबला होना है और अगर चेल्सी मैनचेस्टर सिटी इतिहाद स्टेडियम में चेल्सी को होस्ट करेगा। चेल्सी का तो इंतहाई पैथेटिक सीजन चल रहा है, आपको पता है ये। वो इस वक्त पॉइंट टेबल पे 11वें नंबर पे। मैनचेस्टर सिटी अगर आज का मैच जीतने में कामयाब हो जाता है या परसों का मैच जो कि इतवार को होना है वो जीतने में कामयाब हो जाता है, देन दे विल बी एबल टू रिटेन द इंग्लिश प्रीमियर लीग क्राउन येट अगेन। द टीम इज डूइंग ग्रेट। आपको पता है इस वक्त गालबन यूरोप का सबसे मजबूत क्लब है। प्रीमियर लीग तो जीत ही जाएंगे बट चैंपियंस लीग के भी फाइनल में ये पहुंच गए हैं। इस्तांबुल में फाइनल ये होना है और जहां पे हमने आपसे कल आई थिंक बात की थी, इंटर मिलान के साथ उनका मुकाबला होना है। सो आई थिंक ये भी इनके लिए बड़ी एक जबरदस्त किस्म का मौका है
कि इनके मुकाबले में ऐसी टीम नहीं है कि जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें बड़ी फाइट पुट अप कर सके. बाय द वे कल आर्सेनल 9:30 बजे एक्शन में होगा. दे विल बी ट्रैवलिंग टू नॉटिंघम. आर्सेनल का इस सीजन का ये पेनल्टिमेट गेम होना है, गेम नंबर 37. एक ऐसा सीजन विच वेल मैनी वुड आर्ग्यू आर्सेनल शुड हैव वॉन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अप्रैल का महीना था, दैट्स व्हेन दे लॉस्ट, अप्रैल में दैट्स व्हेन दे लॉस्ट द स्टीम एंड द यंग आर्सेनल टीम. तो बहरहाल आई थिंक बाय द टाइम हम मंडे को वापस आएंगे, द इंग्लिश प्रीमियर लीग वुड बी डन एंड डस्टेड और मैनचेस्टर सिटी जो है वो अपना रिटेन करने में कामयाब हो जाएगा अपने विनर्स ट्रॉफी. सो ये हो गई बात. इसके अलावा और कोई है काम का मैच? मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी ट्रैवलिंग टू बोर्नमाउथ. इसके अलावा लिवरपूल विल बी होस्टिंग एस्टन विला. टॉटनहम विल बी होस्टिंग ब्रेंटफोर्ड. राइट. अच्छा जी, यूरोपा लीग के मैचेस भी कल खेलेगा. इसके सेमीफाइनल, यूरोपा लीग का फाइनल विल बी प्लेड बिटवीन the Italian side Roma and the Spanish side Sevilla. Sevilla ने कल यूवेंटस को शिकस्त दी एग्रीगेट 2 के मुकाबले में 3 गोलों से, और एक्स्ट्रा टाइम में जो है वो गोल स्कोर करने में कामयाब हुए. इनफैक्ट इन द 95th मिनट एरिक लामेला, जी हाँ, फॉर्मर टॉटनहम प्लेयर, गोल स्कोर करने में जो है वो कामयाब हुए. सो या दैट इज द थिंग. आई थिंक यूरोप के जो दोनों बड़े, इसके अलावा यूरोप में आप जानते हैं एक और कॉन्फ्रेंस, यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग भी शुरू हो गई है, एंड वेस्ट हैम यूनाइटेड विल बी प्लेइंग इन द फाइनल ऑफ द कॉन्फ्रेंस लीग, और उनका उसमें मुकाबला जो है वो होगा फ्योरेंटीना के साथ, व्हिच इज ऑफ कोर्स अनदर इटालियन साइड. सो लॉट्स ऑफ इटालियन क्लब्स, यानी तीनों जो टूर्नामेंट है उसमें सेरी आ के क्लब्स जो हैं वो एक्शन में नजर आ रहे होंगे. फ्योरेंटीना, रोमा. अरे रोमा में तो वो है ना अपना, क्या नाम है, मोरिनियो. या सर्गियो मोरिनियो. वेरी नाइस, गुड. होजे मोरिनो, सर्जियो मोरिनो नहीं, होजे मोरिनो. या गुड. चलो जी, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright guys, welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. मैं माजरत चाहता हूँ ये गाना चलाने के लिए आपसे, बिकॉज ये बहुत तकलीफ का गाना था. इसमें जो आतिफ असलम, आपको पता है कि मैं बहुत दिल से आतिफ असलम को चाहता हूँ. मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ उनको दोबारा लाइव कभी सुनूं. एक छोटी सी पार्टी हो, गैदरिंग हो, एंड आतिफ असलम जस्ट कीप सिंगिंग, यू नो, आई लव हिज सॉन्ग्स. बट ये गाना जो इन्होंने गाया था, ये आई डोंट नो ये क्यों गाया था. मुझे लग रहा था कि कोक स्टूडियो के पास कोई भरो यार, कोई गाना बना, कुछ भरो, कुछ टाइम है, एक हमारे पास गाने की जगह बच रही है. तो उन्होंने कहा आओ बस गाना गा लेते हैं. उन्होंने बिली जीन्स गाना शुरू कर दिया था, बिकॉज बिली जीन्स माइकल जैक्सन का एक क्लासिक गाना है. तो कुछ चीजें क्लासिक होती हैं, उनको नहीं छेड़ना चाहिए यार, मत छुए उसको यार. या तो आप चीज ऐसी बना दें जो इंस्टेंट कर्मा ने किशोरदा के गानों के साथ किया था, क्या नेक्स्ट लेवल के उन्होंने रीमिक्सेस शान ने गाया था और ये सब सिलसिला किया था. अदरवाइज डोंट टच देम. ये है सिलसिला. अच्छा जी, और क्या सीन है? Alright, great. डन हो गया जी, डन हो गया है. ओके, व्हाट एल्स हैव वी गॉट? अकबर मंजूर साहब, चलें आप लोग जल्दी से मैसेज शामिल करते हैं. तो जब आपको पता है कि इस वक्त जल्दी से मैसेजेस हम शामिल कर रहे होते हैं प्रोग्राम में, जल्दी से सब फटाफट. ओके जी, दिस सॉन्ग इज अ सेकंड डिग्री टॉर्चर. यस, मैंने इसलिए बंद कर दिया है गाना, बिकॉज मैं इंस्टा लाइव पे, इवन दो मैं इंस्टा लाइव में मशगूल था, लेकिन फिर भी ये गाना मुझे इतना तकलीफ दे रहा था कि मैं क्या बताऊं आपको. अच्छा जी, एम भट्टी कहते हैं इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद. जबरदस्त जी, क्या बात है, माशाल्लाह, जबरदस्त. वासिफ अजीज कहते हैं अदील भाई, पिज्जा हट और बर्गर किंग आर आल्सो नो मोर सिंस दिसंबर 2022. सैड टू नो. पिज्जा हट नहीं बे, उसकी तो कहानी आपको पता है कि पिज्जा हट और बर्गर किंग के जो एक्चुअल फ्रेंचाइज ओनर्स थे पाकिस्तान में, दे हैव सोल्ड ऑफ देयर फ्रेंचाइज टू अनदर पार्टी, एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट एंड आई एम होपफुल दैट दे विल बी बैक इन पाकिस्तान. I'll be back, okay? और the Whopper will be back too. यार मैं एक जमाने में जो Whopper था उसका इतना बड़ा फैन रहा हूँ, and you have got no idea. यानी मुझे याद है कि कभी कोई होता था ना, कॉलीग आ रहे होते थे कहीं से, अक्सर वो लोग पूछ लिया करते थे यार तुम्हारे लिए क्या लाएं. मैं उन्हें कहता था, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ आपको, मैं उन्हें कहता था यार दुबई एयरपोर्ट से मेरे लिए एक डबल Whopper ले आ यार, उसको पैक करके ले आओ, घर में आके फ्रीज कर देना, घर में फ्रीजर में रख लेना, सुबह ऑफिस नेक्स्ट टाइम आओ तो बस ले आना, ठंडा ले आना मुझे फ्रोजन फॉर्म में, मैं उसको जो है ना वो तवे ववे पे अपना गर्म करके खा लूंगा. लेकिन वॉपर वो मेरे लिए
वो जो उसकी बीफ का एक टेस्ट आता था ना वॉपर का, उफ माय गॉड. एंड जब पिज्जा हट कह रहा हूँ, सॉरी, बर्गर किंग पाकिस्तान में आया था, आई थिंक आई वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट गाइज. हमारा फ्राइडे डॉल्मेन मॉल के जो है वो फूड कोर्ट का दौरा लगा करता था, तो मेरी तो वो सबसे कोने में याद है बर्गर किंग हुआ करता था. मेरा तो बस सीधा जगह मिलती थी एंड आई यूज्ड टू रश टू बाय अ डबल वॉपर. उफ, आई सो मिस इट. अच्छा जी, इसके अलावा प्लीज रिसाइट सूरह कहफ उर्दू ट्रांसलेशन एज टुडे इज जुमा. अजहरुल इस्लाम, जज़ाकल्लाह सर, खुश रहिए. इफ्तिखारुल हसन साहब कहते हैं व्हाट एन एनर्जेटिक सॉन्ग, बोलो ना दिल खोलो ना. हाँ, वो अच्छा गाना था, वो जो हमने नूरी वाला गाना चलाया था. अकबर मंजूर साहब जो है इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद में. गुड मॉर्निंग लिसनर्स फ्रॉम द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इस्लामाबाद. थैंक यू. इसके अलावा रहमान खलजी साहब कहते हैं सही कहा, अपना टाइम. अच्छा, ये उस वक्त बात चल रही थी IGCSE और O लेवल्स एंड ऑल. किसी ने पूछा था कि अच्छा वो अपना भोपाली साहब, मुझे नंबर मिल गया, मैं आपको भेज रहा हूँ. आप हमारे दोस्त शुएब साहब को कॉल करके इन दोनों का जो फर्क है वो आप बता सकते हैं. सो बहरहाल, लेकिन उस पर वो डिस्कशन आ गया था कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है यार तालीम. अपने जमाने में मैट्रिक होता था, जनरल ग्रुप, साइंस ग्रुप, बस यही जानना आपको होता था. सही कहा, अपना टाइम कंपैरेटिवली बहुत सिंपल. ABC से मैट्रिक, FSC यूनिवर्सिटी, ऐसे ही है. Game became the whole lot different and we got a wake up call when Fatma started going. The ABC changed to phonics, abacada. पहली दफा इंग्लिश भी क्या हिज्जों के साथ सीखी. हाँ वाकई, abacada, मुझे भी समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, ये ना अजीब मुसीबत थी. यानी कि बच्चों से पहले तो हमें ही सीखने की जरूरत थी यार कि फोनिक्स का. मैं अक्सर यही बात सोचता था कि यार अबे हमने तो नहीं सीखी फोनिक्स में, तो हम कैसे बोल रहे हैं इंग्लिश. तो मैं यार ये बस अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मैसेज भी आया हुआ था, हाँ वसीम साहब, अरे बच्चा पहुंच गया होगा, मेरा दोस्त असद, उसका आज येलो डे था, वो येलो बलून्स लेकर जा रहा था. तो उनका असद का भी सॉरी वसीम का वॉइस नोट आया हुआ था, मुझसे ये कह रहा था यार दिलीप भाई अजीब है, कभी येलो डे है, कभी पिंक डे है, कभी क्या स्कूलों में क्या वालिदैन को टेंशन दी हुई है. ये बिल्कुल ऐसे ही है. आयशा मिर्जा कहती हैं अदील भाई, आई एम क्वाइट लिसनर ऑफ योर शो, एंजॉय योर शो अलॉट. प्लीज आस्क पीपल अबाउट एनी ऑनलाइन एकेडमी और क्लासेस फॉर O levels. I once heard a lady who manages her child's studies with some homeschooling, with help of academies of international level, and she was so happy. यार हमारे बच्चे भी होम स्कूल हैं यार, हमारे बच्चे भी स्कूल नहीं जाते भाई, और सही जा रहे हैं माशाल्लाह. लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी सही. हम तो ऑनलाइन तो बहुत स्टफ अवेलेबल है इस वक्त यार, बहुत टीचर्स हैं सीरियसली स्पीकिंग. या ऑनेस्टली वी जनरली अज्यूम हमारे फेवरेट सिंगर का हर गाना अच्छा होगा. हाँ, yes we do, but let's see. डॉग फाउलर कहते हैं प्लीज गो थ्रू दिस बाय ज़ल्मे खलीलज़ाद. हाउ इज दिस अ डेवलपमेंट. यार पता नहीं ज़ल्मे खलीलज़ाद किस ऑल्टरनेट दुनिया में क्या है, ट्वीट करता रहता है ये वो. देखो इसका एक जमाने में इन्फ्लुएंस था, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम तक ज़ल्मे खलीलज़ाद का एक बड़ा इन्फ्लुएंस था, जो FPAC स्ट्रेटेजी, एक टर्मिनोलॉजी जो अमेरिकन ये लेकर आए थे. सबसे FPAC जो यूज किया था, ये हमने देखा था कि बराक ओबामा के जमाने में ये स्ट्रैटेजी, ये टर्मिनोलॉजी जो है इस्तेमाल हुई थी. बिकॉज वो क्या था कि दे हाइफनेटेड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, सो दे वर लुकिंग इंडिया, उनके लिए इंडिया पाकिस्तान, इंडिया को बड़ी चिढ़ होती थी कि उनको हम पाकिस्तान के साथ हाइफनेट क्यों किया जाता है. सो उनको खुश करने के लिए भी, और जाहिर है फॉर स्ट्रेटेजिक रीजन, अमेरिकन स्टार्टेड हाइफनेटिंग. हाइफन इंग्लिश में जो डैश होता है बीच में, दो चीजों को आपको मिलाना होता है, तो उसके लिए आप हाइफन लगा देते हैं बीच में. तो अमेरिकन ने FPAC स्ट्रेटेजी जो बनाई थी, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वाज प्लेड बाय ज़ल्मे खलीलज़ाद. अब ज़ल्मे खलीलज़ाद आपको पता है अफगानिस्तान से तो अमेरिकन निकल गए. वो मुझे लग रहा है आजकल जॉबलेस चल रहे थे, बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या करूं मैं, क्या कर रहे हैं. उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ट्वीट करने शुरू कर दिए. अब इससे कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं, ये देखते हैं जी क्या है सिलसिला. अच्छा जी, और क्या सीन है. शाहिद जमील कश्मीरी साहब, बिल्कुल जी, ये आजकल बातें चल रही हैं, इमरान खान को ऑफर्स दी जा रही हैं पाकिस्तान से बाहर चले जाएं. देखते हैं जी खान साहब बात मानते हैं या नहीं मानते. इसके अलावा इमरान खान कफूर कहते हैं भाई ये आतिफ का सॉन्ग तो बहुत अच्छा है, मगर इसकी म्यूजिक अच्छा नहीं, मगर इसकी म्यूजिक बहुत जबरदस्त है. FM 105 के नाइट के प्रोग्राम का बैकग्राउंड म्यूजिक है, और रात के लिए शायद ये गाना फिर भी ठीक हो यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग. यार क्या याद दिला दिया, डबल वॉपर. आई सो मिस बर्गर किंग पाकिस्तान. आएगा बर्गर किंग पाकिस्तान, आएगा वापस, मुझे लगता है, वैसे उम्मीद है मुझे. ग्रेट, क्या बात है भाई, जबरदस्त. आलमगीर एंड फरिया परवेज, सामाई भाषा इली रे, हमाई डूबा इली रे. क्या बात है, मजा आ गया भाई सुनने में, बड़े दिनों बाद सुना आज ये गाना. ओके चलें जी, जल्दी से बात करते हैं. आई जस्ट ट्राइड टू मेक अप फॉर दैट नॉनसेंस सॉन्ग दैट आई प्लेड यार आफ्टर 8:15, बट बाजी कह रही है दिस सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ नसीमा आंटी. है ना यार, सीरियसली हमारे पड़ोस में नॉर्थ अहमदाबाद में नसीमा आंटी रहा करती थी, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनकी इंतकाल हो गया उनका. बिल्कुल हमारी नेक्स्ट डोर नेबर, और शी मूव फ्रॉम बांग्लादेश
वो ये गाना जो है ना वो गाया करती थी बहुत ज्यादा, और खूबसूरत खूबसूरत गाना है. शी मूव फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान इनफैक्ट. सो या चले जी आगे बढ़ते हैं यार. वैसे वाकई बाजी कितने लोग थे यार मोहल्ले के, सब इधर हमारे मोहल्ले का आखिरी इम्पोर्टेंट हाउस जो हमारे बिल्कुल ऑपोजिट नेबर करार साहब का घर, वो भी बिक गया यार. सब चले गए यार. यू लुक वेरी सैड टुडे. नहीं क्या हो गया भाई, किस बात का? व्हाई सो सैड? डू आई लुक सैड टुडे? प्लीज आंसर इन येस और नो. ये इंस्टा लाइव के लोगों से मैं बात कर रहा हूँ. ओके जल्दी से बात करते हैं. सो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ. पहले हम बात करते हैं हिरोशिमा में होने वाली है. इसमें मुख्तसर बात करेंगे, लेकिन उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उस पर जरा हम तफसील से बात करेंगे. तो हिरोशिमा में होने वाली जो कॉन्फ्रेंस है वो होने वाली है G7 की कॉन्फ्रेंस. आपको पता है 7 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस इन द वर्ल्ड, बेसिकली 6 गोरे मुल्क और 1 जापान, इन्होंने मिलकर G7 बनाई. एक जमाने में G7 G8 हो गया तो उन्होंने रूस को भी इसमें शामिल कर लिया था, पर रूस को पता है आपने कटा दिया इससे. बट G7 की ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है हिरोशिमा में, जापान में. जाहिर है हिरोशिमा एक सिंबॉलिक वैल्यू है इसकी, बिकॉज आपको पता है एटम बम के हवाले से, और जब भी जंग और वॉर की बात होती है तो जाहिर है हिरोशिमा का जिक्र जरूर आता है, बिकॉज वन ऑफ द ओनली 2 cities इन द वर्ल्ड व्हिच हैव एक्सपीरियंस्ड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट of getting this nuclear bomb dropped on them. लेकिन जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा, ऑफ कोर्स उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है ये जरा दुनिया से इंटरैक्ट करना है और वो सारी बातें. लेकिन इस बार ये जो G7 कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसमें एक्चुअली G7 नहीं बल्कि 15 ममालिक शिरकत कर रहे हैं, और इन 15 ममालिक में बाय द वे चाइना शामिल नहीं है. तो दुनिया के आप 7 बड़े ममालिक की बात करते हैं, दुनिया के 15 इंपॉर्टेंट मुल्कों की बात करते हैं, और उसमें चाइना शामिल नहीं है, तो फिर इसकी क्या वैल्यू रह जाती है. लेकिन बहरहाल तो वो जो 8 एक्स्ट्रा ममालिक इस बार शिरकत करने वाले हैं उसमें जनाबे वाला ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ब्राजील, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोमोरोस आइलैंड रिप्रेजेंटिंग अफ्रीकन यूनियन एंड कुक आइलैंड रिप्रेजेंटिंग पैसिफिक आइलैंड फोरम. ये भी इन्होंने इसको ना एंटी चाइना फोरम बना दिया है. लेकिन बहरहाल जी अब जो सीन है वो आपको पता है. इसमें क्या है कि जी जो रशियन वॉर इन यूक्रेन, इसमें एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन ज़ाहिर होगा. ये सारी बातें हैं, जंग होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, वही बातें बहरहाल जो है वो हम सुनेंगे. बट नेचुरली आपको पता है कि इन तमाम मुल्कों का अपना अपना एक सर्टन ग्रेडियंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट है इन दी वॉर अगेंस्ट इन दिस. रशिया कुछ बड़ी खुल के रशिया की मदद कर रहे हैं, कुछ जो है बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं, और कुछ जो है वो रशिया के साथ अभी भी ट्रेड कर रहे हैं और उनके पैसों से कहते हैं कि रशिया में जंग लड़ी जा रही है. मींस लाइक जर्मनी स्टिल बाइंग द रशियन गैस. सो या ठीक हो गया. चलें जी, तो ये G7 कॉन्फ्रेंस हो गई. वापस जब आएंगे हम ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं, ये 3.5 मिनट का ब्रेक है, और वापस आगे हम बात करेंगे अरब लीग के इजलास के हवाले से, बिकॉज इस बार जो अरब लीग का इजलास होने वाला है उसकी एक इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक वैल्यू है. क्या है ये बताते हैं आपको इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. हाँ भाई, G7 के इजलास के हवाले से ब्रेक पे जाने से पहले जो मैंने बात की, लेकिन उससे ज्यादा उस पर मेरी कोई खास ऐसी नजर वजर नहीं है, बिकॉज हमें क्या काम उन गुलों से है सबा. हमें क्या करना है उन, ये तो बड़े बड़े मुल्क दुनिया के बैठते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं. हमारे लिए तो सर्वाइवल की बातें हैं इस वक्त यार. कल का दिन पता नहीं कल हमको खाना मिलेगा भी या नहीं, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन जिस कॉन्फ्रेंस में मेरी नजर है दैट इज अबाउट द अरब लीग का इजलास. आप जानते हैं ये अरब लीग जो है, जैसे कि नाम से लग रहा है, ये अरब ममालिक की एक तंजीम है, और अरब ममालिक की ये तंजीम जो है इसको 1945 से बाय द वे ये एग्जिस्ट करती है. और अरब दुनिया के जो मेंबरान हैं, जो अरब दुनिया के जो लोग हैं, जो ममालिक हैं, वो इसके मेंबरान हैं. और कुल मिला के है कोई 20-25 ममालिक हैं जो कि मेंबर हैं. सारे इसके यार नंबर लिख देते, विकीपीडिया भी जाली है, मुल्क के झंडे बना दिए कि गिनो खुद बैठ के, सारा काम थोड़ी करूंगा मैं. बट खैर एनीवे. अच्छा यार देखो, इस बार इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज एक मेंबर काफी दिनों बाद शिरकत करने वाला है अरब लीग के इजलास में, और उस मेंबर का नाम है सीरिया. देयर आर 22 मेंबर्स बाय द वे. सो सीरिया जो है वो इसमें शिरकत करने वाला है इस बार काफी अरसे के बाद. एंड यू नो द गेम हुई क्या थी. लाइक बशार अल असद फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जो अरब ममालिक थे उन्होंने इसको अपने से बिल्कुल दूर कर दिया था. उन्होंने कहा था कि नहीं तुम हम में नहीं हो, बिकॉज आपको पता है कि जब अरब स्प्रिंग हुआ था तो कुछ ममालिक में तो अरब स्प्रिंग की वजह से
इनकलाब आ गया. कुछ कंट्रीज जो हैं वो अरब स्प्रिंग की इस वेव को राइड करने में कामयाब. उनके जो हुक्मरान थे, जिसमें सूडान एक मशहूर मुल्क है. अभी रिसेंटली हम जब सूडान के क्राइसिस के हवाले से बात की तो मैंने आपको बताया था कि जो उनके प्रेसिडेंट थे उमर अल बशीर, वो अरब स्प्रिंग की वेव को राइड करने में कामयाब हो गए थे. लेकिन अरब स्प्रिंग की जो सबसे ज्यादा ब्लडी मैनिफेस्टेशन हुई, सबसे ज्यादा खूंरेज जिसके असरात हुए, वो मुल्क था शाम. बिकॉज शाम में आप जानते हैं, शाम इफ यू गो बैक इनटू द हिस्ट्री, ज़ाहिर है ये तमाम ममालिक ये एक ही वतन से जन्म लिया इन लोगों ने. अगर आप देखें तो उनके झंडों में भी बड़ी मुमासलत नजर आती है आपको, चाहे वो फिलिस्तीन हो या वो शाम हो या फिर इराक हो, जॉर्दान हो. ये सारे के सारे ममालिक ये बिल्कुल जोग्राफियाई तौर से एक दूसरे के साथ चिपके हुए भी हैं ममालिक, लेकिन इन लोगों में मुमासलत बहुत ज्यादा है. और ये सारी की सारी अरब सोशलिस्ट रिपब्लिक्स नहीं, यानी इनका मजहब की तरफ इतना इन तमाम ममालिक का जो है वो झुकाव नहीं था. लेकिन ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, उनमें कोई ना कोई, मैं फलस्तीन को थोड़ा आता हूँ बिकॉज वो तो गेम ही फलस्तीन की चेंज हो गई थी सारे. लेकिन अगर इन 3 ममालिक की खासतौर से हम बात करें, सीरिया की, जॉर्डन की और इराक की, तो इनमें या तो बादशाहत थी या फिर बादशाहत के बाद इनके यहाँ एक मिलिट्री रूलर जो है वो आ गया था. सही है जी. बाथ पार्टी हुआ करती थी, बाथ पार्टी जिसको इंग्लिश में बाथ पढ़ते हैं. सीरिया में जो इस वक्त सदर है बशार अल असद, इनके वालिद साहब थे हाफिज अल असद. तो हाफिज अल असद साहब जो है वहाँ के मिलिट्री डिक्टेटर, वहाँ के प्रेसिडेंट, जो भी आप कहना चाहें, वो वहाँ पे बन गए. और हाफिज अल असद साहब के इंतकाल के बाद उनके साहबजादे बशार अल असद जो हैं वो उनके सदर बन गए थे. बशार इज अ फॉरेन क्वालिफाइड आदमी बाय द वे. उम्मीद यही थी कि बशार के आने के बाद जो है वो सीरिया विल स्टार्ट टू ओपन अप, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई, कुछ भी हुई, और वो जो सीरिया एक अलग थलग सा मुल्क दिखता था आपको, वो कुछ आके दुनिया का हिस्सा जो है वो बन जाएगा. बल्कि मैं आपको बताता हूँ, एक जमाने में जल मुशर्रफ साहब ने जो है ना, वो जब 2005-6 में एक ग्लोबल स्टेट्समैन वाला रोल करते थे, तो ही एक्चुअली वेंट टू सीरिया एंड ही मेट बशार अल असद देयर. और कहते हैं कि जो उनकी बशार के साथ एंड रफीक हरीरी जो कि लेबनीज प्राइम मिनिस्टर थे, ज़रा दोनों मुल्कों के अपने अलग बिल्कुल डायनेमिक्स थे, लेकिन उन्होंने बशार से मुलाकात की. उन्होंने कहा था कि क्या ऐसे ही बैठे रहोगे जिंदगी भर, दुनिया के साथ नहीं चलना तुम्हें. तो वो कहते ये हैं कि he was trying really hard कि जी सीरिया should become a part of the international community and a more active member of international community and all. लेकिन बहरहाल मुशर्रफ साहब भी चले गए, कुछ भी. उनके बाद 2 साल के बाद, फिर 3 साल के बाद अरब स्प्रिंग शुरू हुआ. बट बशार अल असद was a ruthless ruler, इसमें कोई शक नहीं है. उनकी परवरिश, उनके वालिद साहब हाफिज अल असद जो हैं वो भी एक रूथलेस आदमी थे. आपको शायद ये बात नहीं पता हो दैट बशार अल असद जो हैं he belongs to the Alawite sect. ये एक अलवी एक सेक्ट है जो आपके 12ers शिया हैं, जिनको असना अशरिया कहा जाता है. They don't regard 12ers by the way. Generally they don't regard them as Shias themselves. ये बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का एक सेक्ट है जो कि मेन स्ट्रीम जो शियाइज्म है उससे वो मुख्तलिफ है. लेकिन बहरहाल they call themselves Muslims, so fine, let's move on, आगे बढ़ते हैं. सो फिर क्या सीन हुआ कि जी बड़ा रूथलेस इन्होंने जो है अंदाज से अपने मुल्क में अरब स्प्रिंग को जो है वो कुचला, और उसमें हजारों लोग गायब हुए, जेलों में डाले गए, मारे गए, पता नहीं क्या हुआ, जो भी हुआ. सो ही वाज अ रूथलेस मैन विदाउट डाउट. तो हुआ ये कि जी बहुत सारे ममालिक के इनसे जो है ना वो राब्ते कटना शुरू हो गए. दुनिया ने भी इनको एक पराया स्टेट और दुनिया से भी इनकी जो है ना वो बातचीत और सब कुछ खत्म हो गई. और ये वो टाइम था जब इनकी रगबतें जो हैं या इनकी जो कुर्बतें हैं ईरान के साथ बढ़नी शुरू हुई. और ज़ाहिर है ईरान का अगर असर रसूख किसी अरब मुल्क के साथ, सऊदी अरब के नेबरिंग कंट्री के साथ बढ़ रहा हो, तो फिर सऊदी अरब इस चीज को कभी भी नहीं भा सकता था. ज़ाहिर है अभी हालात मुख्तसरन चेंज हुए हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो ईरान के इन्फ्लुएंस से बहुत सारे जो रीजनल ममालिक थे वो इतने ज्यादा मुतमईन नहीं थे. अच्छा, फिर आप ये जानते हैं कि सीरिया में जो दाइश थी, उससे सबसे ज्यादा नुकसान जिस मुल्क को हुआ वो भी सीरिया था. बल्कि सीरिया का तो एक जमाने में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दाइश के कब्जे में था. बल्कि दाइश ने जो इस्लामी रियासत, जो इस्लामिक स्टेट बनाई थी, उसका जो कैपिटल था रक्का, वो भी सीरिया में ही मौजूद था. इसके अलावा अलेप्पो सिटी, हलब, जिसको बिल्कुल तहस नहस वो शहर हो गया था इस दाइश के हमले की वजह से, वो भी ज़ाहिर सीरिया में ही था. अब क्या सिलसिला हुआ? अब ये सिलसिला हुआ कि ऐसा लग रहा था कि इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. वो अच्छा, दाइश तो सिर्फ एक मसला था ना, वहां पे देयर वर सर्टेन अदर ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने फ्री सीरिया आर्मी ऑपरेट करना शुरू हो गई थी, जिसके पीछे बाय द वे तुर्की था. तुर्क सपोर्ट कर रहे थे फ्री सीरियन आर्मी को. तो ये बदकिस्मत मुल्क जिसके ऊपर एक जालिम और जाबिर हुक्मरान बैठा हुआ था, इट बिकेम द स्टेज, इट बिकेम
द बैटल ग्राउंड फॉर अ लॉट ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, इजराइल का तो ज़ाहिर है आपको पता है रोल होता है, और अमेरिकन को तो हर चीज में ही उनको आपको पता है कि उनका तो दखलंदाजी उनकी होनी है, तो सब मिलकर लड़ रहे थे सीरिया के अंदर. लेकिन बहरहाल फिर एक मुल्क ने एंट्री मारी सीरिया ने, जिसने आके इस पूरे मामले को जो है वो बदल दिया, एंड दैट कंट्री वाज रशिया. जी, रशिया ने जो है वो आके फुल सपोर्ट दी बशार को, अपने जहाज भेजे, सब कुछ किया, और उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी चलो जी. उन्होंने सबसे पहले फारिग किया वहां से सीरियन आर्मी के साथ मिलकर, एयरफोर्स के साथ मिलकर उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें जाहिर है दाइश को फारिग किया, जो फ्री सीरियन आर्मी थी एंड ऑल. तो कहते ये हैं दैट बशार अल असद इस लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत साबित हुआ कि एक मौके पे इट फेल्ट लाइक दैट his government is going to just fall like anything, but he made a remarkable comeback, and lo and behold, he is still the all-powerful president of Syria. And now what is happening, why this Arab League summit is important, is that Bashar al-Assad, after a very, very long time, will be traveling to Saudi Arabia. ये जो बल्कि पहुंच चुके हैं, ये जो अरब लीग की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो इजलास होने वाला है, ये जिद्दा में हो रहा है. और बशार अल असद जो है 11 साल की अरब लीग से सस्पेंशन के बाद अब दोबारा सऊदी अरेबिया पहुंच गए हैं. अब जाहिर है नेचुरली दिस एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द चेंज इन द डायनामिक्स इन दिस रीजन, बिकॉज ऐसा लगता है जाहिर है लॉट ऑफ पीपल से कि इसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन बहरहाल अगर हम उसको साइड पे भी कर दें तो ये इस वक्त जो मिडल ईस्ट के डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं. सऊदी अरेबिया और ईरान दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. इसके अलावा यमन में पीस की बातें हो रही हैं, अमन की बातें हो रही हैं. और इसके अलावा कतर के साथ 2017 में अगर आपको याद हो, कतर को जो है वो अरब लीग से भी और जीसीसी वगैरह से भी अलग उनका बड़ा खौफनाक बॉयकॉट किया गया था. कतर के साथ भी दोस्तियां एक बार फिर से बहाल हो गई हैं. एंड बशार अल असद का जहां तक ताल्लुक है, ही इज इन सऊदी अरेबिया. हु वुड हैव थॉट अ ईयर बैक, मे बी 3 months 4 months बैक, कि हालात इतनी तेजी से मिडल ईस्ट में चेंज होंगे. सो बशार इज देयर नाउ, ही इज इन अटेंडिंग दिस अरब लीग कॉन्फ्रेंस. तो उनका पूरा जो कोरम है 22 कंट्रीज का, वो भी जो है वो पूरा हो गया है. और देखते ही हैं कि इसमें क्या बातें होती हैं, क्या होती हैं. आई कैन सी द पिक्चर कि जिसमें वो सीरियन एयर की जहाज से वहां पर पहुंचे हैं, एंड ही इज बीन वेलकम देयर बाय अ सऊदी सीनियर डिप्लोमेट ने जो है वो उनको वहां पे खुशामदीद कहा है. सो या इंटरेस्टिंग. कहते ये हैं कि हाँ अच्छा, अभी बीच में इनका जलजला वगैरह भी आया था, उसमें भी मदद की थी. हाँ, तुर्की भी अपने अब हालात जो है वो सीरिया के साथ ठीक कर रहा है. सो वेल, बशार इज बैक इन बिजनेस नाउ एंड ही हैज सर्वाइव्ड. बच गया बंदा, और ही वाज वेरी लकी बाय द वे, वरना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जिस तरह ज़ैनुल आबिदीन अली बिन अली थे तुनीजिया के, एंड देन अबुल अजीज बिल तौफीका, अबू तौफीका कहाँ का, अल्जीरिया, और वो तीसरा कौन था, मुअम्मर कद्दाफी एंड लीबिया, और जो इजिप्ट का प्रेसिडेंट था हुस्नी मुबारक. उसकी तरह लग रहा था कि बशार अल असद विल बी लिटरली स्ट्रीमलोड बाय द पॉपुलर मूवमेंट देयर, बट नहीं, ही हैज सर्वाइव्ड एंड ही इज बैक एज आई सेड इन इंटरनेशनल बिजनेस. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात मंडे मॉर्निंग एक बार फिर होगी. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड गाइस. एंजॉय, हैव फन. मिलते हैं मंडे को. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.